मिस मूलन डॉक्टर नुवा की बहस चल रही थी। प्रैक्टिकल लैब में भी ऐसा ही करती हो क्या? केमिकल रिएक्शन में क्या समय नहीं लगता? मुझे अच्छे से पता है, तुमने एक बार प्रैक्टिकल के समय भी टीचर के कहने पर केमिकल मिलाया और स्पष्ट हिदायत देने पर भी कि कम से कम 5 मिनट इंतजार करना है रिजल्ट देखने के लिए। वह भी तुमसे ना हो पाया और तुमने तुरंत ट्यूब साफ करने के लिए उसमें गुस्से में आकर पानी डाल दिया। नतीजा ब्लास्ट और पूरा लैब धुएं से भर गया था। वह तो भला है कि बाकी लोगों को चोट नहीं लगी, नहीं तो बन जाती तुम डॉक्टर। अरे भाई, आप बड़े हो चुके हो, अब तो थोड़ा इंतजार करना सीखो। शांत मिस मूलन, पर्सनल मैटर नहीं, ये मीटिंग तुम दोनों के समझौते के लिए नहीं है। यहाँ और भी लोग बैठे हैं, पर्सनल बातें बाद में कर लेना। नोवा, तुम भी थोड़ा इंतजार करो। मूलन, कहो क्या कहना है तुम्हारा? स्पष्ट और तर्क के साथ प्रकट करो कि क्या वाकई इंडिया सच कह रहा है। तब इससे पहले कि नोवा अपने पक्ष का फायदा उठाकर कुछ और कह पाती, अपनी आदत के अनुसार मिस मूलन कहने लगी, चोरी संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन क्यों और किस उद्देश्य से किया गया ये ज्ञात करना जरूरी है। भारत क्या विश्व में चोरों की संख्या और उनके कारनामे सुने होते तो शायद इस बात पर शक करने से पहले सोचते। क्या आपने आज तक चार्ल्स पोंजी, नटवरलाल, सिल्विया ब्राउन, फाल्स डिमिट्री, ग्रेगर मैकग्रेगर, एमी बॉक, विलियम थॉमसन, फ्रैंक अबगनेल, इल्जा होम्स जैसे कुख्यात ठगों के बारे में नहीं सुना है? ये कुछ भी कर सकते। यदि जान जाते तो शायद ये सोचना कि चोरी की सीमा क्या है जान लेते। इंटरनेशनल मार्केट में जिस वस्तु का विचार किसी के दिमाग में आए, इसके पहले उसकी चोरी कर लाखों करोड़ मिलियन डॉलर में उसे बेच देना और फिर प्रॉपर्टी लेकर गायब हो जाना कोई नई बात नहीं। सुनिए, संक्षिप्त में बताती हूँ। मैंने जिनके नाम लिए, चार्ल्स पोंजी, जो इतालवी व्यापारी और ठग था, उसने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हजारों निवेशकों को धोखा देकर लगभग 32 मिलियन डॉलर का चूना लगवाया। उनके इस क्राइम को पोंजी स्कीम के नाम से आज भी लोग जानते हैं। वहीं नटवरलाल उर्फ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के विषय में तो सुना ही होगा, एक ऐसा भारतीय जिसने अपने ही देश के ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन तक को बेचने की ठगी कर डाली। उसने अमीरों की नाक में दम कर रखा था उस समय, लेकिन उसका उद्देश्य गरीबों के लिए धन एकत्रित करने का था। इतनी कड़ी सुरक्षा के पश्चात भी 2 दशक जेल में बिताने के बाद 84 वर्ष की आयु में जेल से बाहर निकल कोई सामान्य बात नहीं। ऐसे ही धोखेबाजों की कहानियां अनेकों हैं। ग्रेगर मैकग्रेगर ने तो लंदन के निवेशकों को एक ऐसा द्वीप बेच दिया जो वास्तव में था ही नहीं, याद तो होगा। इस प्रकार कई ऐसे ठग हुए जिन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खेला, उनसे अपनी बात मनवाए और बेशकीमती दौलत कमाकर लोगों को ठगा। ये तो एक प्रख्यात लोगों की सुनी है, ऐसे ना जाने अनेकों ही गुमनाम ठग हर चौराहे पर मिल जाएंगे, भारत की नहीं सभी देशों में। रही बात तुम्हारे सवालों की, तो यह वाकई संभव है डॉक्टर नुवा। ब्लू टॉर्च का प्रिंट चोरी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इन्फॉर्मेशन लीक करने की बजाय पहले उस तक पहुंचा जाए, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट उस वस्तु की कीमत में अरबों खरबों में लगने लगी। तब ये सोचना कि वह चोरी नहीं हो सकता संभव है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि चोर बाहरी है या फिर कोई अपना ही गद्दारी कर गया। तो क्या करें, तुम ही बताओ। यदि उस सैनिक ने आकर उसकी देखी हुई घटना को यदि घर में बताया और खबर उड़ती हुई प्रेस में जा पहुंची, तब भला उसे क्या दोषी ठहराया जाए या फिर उसकी वफादारी के नाम में उसे मौत की सजा दे दी जाए? आखिर क्या चाहती हो तुम? अगर कोई यह कहे कि हमारा सैनिक दोषी है तो मैं नहीं मानती, और यदि यह कहे कि प्रेस की खबर हमने दी तो ये सरासर गलत होगा। यदि इसके बाद भी हम आपसी वाद विवाद में ही लगे रहे और यूं ही पुरानी बातों पर बहस करना चाहे, तो मुझे नहीं लगता कि मिस मूलन समस्या का समाधान निकलेगा। मेरे लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा उस सैनिक को आसान मौत देना, यह आप ही जानती हो, लेकिन न जाने क्यों आपकी रुचि और सवाल इस विषय पर मुझे नजर नहीं आते। तभी मिस मूलन क्रोध में उठकर डॉक्टर नुवा की ओर एक रिपोर्ट कार्ड बढ़ाते हुए कहती है, अगर ऐसा ही करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती, लेकिन सवाल यहाँ गुनहगार का नहीं, सवाल कुछ और है, और उस सैनिक को जिंदा रखना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस खोज को ढूंढने से कहीं ज्यादा जरूरी, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने भलाई ओझल नजरों से ही डॉक्टर तोशित का चेहरा देखा, वरना डॉक्टर तोशित के अनेकों लेख तो मिल जाएंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में उनका चेहरा देखने वाले बहुत कम ही लोग हैं, और उससे भी बड़ी बात, किसी ताले को खोलने के लिए चाबी का एक छोटा सा उठा हुआ भाग भी बहुत मायने रखता है लीवर को खींचवाने के लिए। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, यदि उस खोज को चोरी कर भी लिया जाए तो उसकी सही तरीके से इस्तेमाल की विधि हमें उस सैनिक से ही मालूम पड़ सकती है।
अब जब महज एक बार किसी घटना को देखा गया हो तो उसका चित्रांकन सवाल पूछने वाला चाहे अनेकों तरीके से पूछ ले, उसे पूरा और सही जवाब नहीं मिल सकता। इसलिए यह विचार त्याग ही दो। हाँ, मैं इतना जरूर कहती हूँ, अगर हो सके तो उस सैनिक पर नजर बनाए रखे, और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही यदि हो सके तो उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा कर रखो। कहते हुए मिस मूलन एक ही श्वास में अपनी सारी बातें सुना गई। मिस मूलन और डॉक्टर नुवा शांत रहो, दोनों बात तर्क से हटकर जा रही है, और तर्कहीन बातों के लिए यहाँ बैठे बाकी लोग अपना वक्त जाया नहीं कर सकते। हर मीटिंग का एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी भी कुछ सीमाएं, और खासकर तब जबकि तुम दोनों मेरे सामने बैठी हो, आपस में कैसे लड़ सकती हो? ये बेकार की नोकझोंक क्यों? इसलिए तुम दोनों को एक साथ रखा गया है। आप दोनों अपनी लड़ाई को मीटिंग के बीच भी जारी रखते हो। आप दोनों को समझना चाहिए कि आपके सामने कितने बड़े सीनियर अफसर यहाँ पर बैठे होते हैं, और सब तुम्हारे जवाब के इंतजार में बैठे होते, लेकिन आप दोनों अपनी अपनी पर्सनल बातों को लेकर ही बैठ जाती हो। मिस मूलन और डॉक्टर नुवा, कम से कम आप दोनों को मीटिंग का तो ख्याल रखना चाहिए। कहते हुए गुस्से में कैप्टन सुहान उन दोनों की ओर देखने लगे। यू बोथ आर सीनियर ऑफिसर, आई थिंक भूल जाते हो दोनों, मात्र एक मुलाकात में बात ना करने से कोई पूरे जन्म का दुश्मन नहीं हो जाता। मिस मूलन, इस बात को समझना होगा तुम्हें। मुझे समाधान चाहिए, एक नई समस्या नहीं। डॉक्टर सेन, यदि आप इन दोनों को समझा कर नहीं ला सकते तो अगली बार से एक साथ दोनों को बुलाना ही मत। अब बैठ जाओ दोनों, बाकी लोगों को सोचने दो। मिस मूलन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कैप्टन सुहान की नाराजगी के सामने कुछ कहने का साहस बचा नहीं, और फिर गलत भी क्या है। वाकई बहुत बार नोकझोंक हो चुकी है, आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? सच में कई बार किसी पुराने साथी के साथ काम करते समय हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, और कुछ ऐसा ही आज हुआ था जो वाकई अनियंत्रित कर देने लायक था। एक समय के लिए कैप्टन सुहान का गुस्सा बिल्कुल जायज था, क्योंकि मिस मूलन और डॉक्टर नुवा हमेशा जब भी कोई मीटिंग होती है तो अपनी पुरानी बातों को लेकर उस पर ही बहस शुरू कर देती है, और दोनों ही चुप होने का नाम नहीं लेती है, जब तक कि कोई तीसरा आकर बीच में इन दोनों को टोकते हुए चुप ना कर दे। इन लोग मीटिंग है, अपनी बातों के आगे ना तो इन दोनों को न तो मीटिंग का ख्याल होता है और न ही अपने सीनियर ऑफिसर्स का। कैप्टन सुहान के क्रोध को देख उस मीटिंग में एकदम से वीरानी छा गई। सभी सिर्फ इंतजार कर रहे थे तो इस बात का कि कोई साहस कर कोई सलाह दे, या फिर कैप्टन सुहान कुछ अपनी तरफ से किसी से कोई सवाल पूछे, क्योंकि कैप्टन सुहान कभी भी नाराज नहीं होते और नाराज होने पर किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। पर समस्या ये थी कि आखिर निष्कर्ष निकले कैसे, और चुलबुली मिस मूलन बहुत ज्यादा देर तक अपने आप को शांत भी नहीं रख सकती। वो फिर बोली पड़ी, मेरे विचार से हमें कुछ शांत रहकर भारतीय मीडिया की खबर का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि सभी की खबरों ने कहीं ना कहीं मतभेद और रुकावट जरूर नजर आएगा, और अभी तो विपक्ष का पलटवार भी सुनना बाकी है। उसके जवाब में सरकार क्या चाहती है वह भी एक प्रमुख विषय होगा। इन सब को सुनते हुए फिर भी यदि हम और पुख्ता सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से हमें किसी भारतीय मूल के ऐसे शातिर व्यक्ति की तलाश करना होगा जो अच्छी पकड़ के साथ प्रशासन से भी संपर्क रखता है। आवश्यकता पड़ने पर खुफिया जानकारी एकत्रित करने में उसे कोई शक के दायरे में महसूस न करें, और शक न किए जाने वाले कहीं भी आ जा सकने वाले ऐसे पक्ष भारत में सिर्फ 2 ही है, जिनसे कहीं पर और कहीं भी कोई भी सवाल अतिरिक्त नहीं पूछे जाते, क्योंकि वे अति विशिष्ट भी है और बिल्कुल सामान्य भी हैं, जिनके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ कोई शोर शराबा, भीड़ या सवाल नहीं है। पहला कोई शिक्षक या दूसरा कोई डॉक्टर, इन दोनों की ही स्थिति हर समय सामान्य या अति विशिष्ट हो सकती, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो या तो पेशे से डॉक्टर हो या शिक्षक हो, और हमारी सहायता करने के साथ साथ खुद भी इस विषय में रुचि रखता हो। ये सुनकर कैप्टन सुहान कहने लगे, हाँ तो बताओ, अच्छी बात है, पहली बार में ही कोई निर्णय निकल जाएगा, इसकी कल्पना नहीं थी मुझे। उद्धरण चिन्ह। वैसे मिस मूलन, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद थी नहीं कि यह विचार तुम हमारे सामने रखोगी। अच्छा हुआ कि नोकझोंक से हटकर कुछ काम की सलाह दी तुमने मिस मूलन। मिस मूलन ने हल्की मुस्कान के साथ कैप्टन सुहान और डॉक्टर नुवा की ओर देखने लगी। सागरिका, सागरिका, मिस मूलन, वो तुम्हारी इंडियन दोस्त सागरिका। इतना कहा ही था कि डॉक्टर नुवा ने तुरंत पलटवार में, मेरी इंडियन दोस्त यानी सिर्फ मेरी नुवा? फिर वही, अरे हाँ भाई, हमारी इंडियन दोस्त डॉक्टर सागरिका। क्या कुछ मदद कर सकती है सागरिका हमारी? वह पेशे से डॉक्टर भी है और चालाक होने के साथ साथ उसका परिवार अच्छी राजनीतिक पकड़ भी रखता है। क्या वह हमारी मदद करेगी?
लेकिन हाँ, इसके लिए तुम ही उसे मना सकती हो, क्योंकि इतनी चालाकी और अपनी बातों में फंसा लेने का तरीका तुमसे अच्छा किसी का नहीं है। कहते हुए डॉक्टर नुवा फिर मुस्कुराने लगी और मिस मूलन को देखते रही। अच्छा, वाकई नुवा, तुम मानती हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना? नुवा, ठीक ऐसा ही मान लिया करो, लेकिन इसके लिए तुम्हारी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। गुड, बहुत अच्छा है। चलो, हमें सुनकर बहुत खुशी हुई, मिस मूलन और डॉक्टर नुवा, वरना हमें तो लगा था कि कुछ और ही उपाय सोचना पड़ेगा। कहते हुए कैप्टन सुहान उन दोनों की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। लेकिन अच्छा है, डॉक्टर नुवा और मिस मूलन नोकझोंक ही नहीं करती, समाधान भी निकालती है। टू बी प्रोसीड, मुझे रिजल्ट चाहिए। अब कैसे चाहिए वह तुम दोनों सोच लो। 24 घंटे के अंदर उसकी डिटेल लेकर मेरे पास आओ। साथ ही साथ यदि कुछ खर्च या मदद लगे तो भी बताना। कहते हुए तालियों की गुंजन के साथ सभा समाप्त हुई। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।